नमस्कार दोस्तों। आज कल जो पाठ बचा हुआ था, जो राजस्थान का उपतंत्र है, उसमें कल एकमात्र नदी हो गई थी चंबल नदी। अब जो बाकी नदियां बच गई वो आज देखते हैं। हम पढ़ रहे थे कल बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ये चल रहा था टॉपिक और इस पर आगे की बात करते हैं। आज देखते हैं चंबल नदी के आगे। देखिए, कल मैंने आपको चंबल नदी बताया था। चंबल नदी है वो इस प्रकार से यमुना में मिल गई थी। ये यमुना नदी है और यहाँ से विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत से निकली थी। विंध्याचल पर्वत के जनापाव पहाड़ियों से निकल करके और ये चंबल नदी किस में मिल गई थी? यमुना नदी में। चंबल नदी का पानी जाता है बंगाल खाड़ी में। आगे बात करते हैं चंबल की सहायक नदियों की। देखिए, चंबल की सहायक नदियां अब बंगाल खाड़ी में गिरने वाले में इससे संबंधित आगे टॉपिक चंबल की सहायक नदियां। सहायक नदियां नंबर 1। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पूर्व दिशा से, यानी दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। एक तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये नदी, ये है पार्वती नदी। पार्वती नदी है, ये भी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और विंध्याचल पर्वत से निकल करके और ये बाद में चंबल में मिल जाती है। अब मैं सबका इसमें जो उद्गम है और विलय है ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में बताएंगे आपको। कि अगर सभी नदियों के बारे में बता दें आपको उदय और मिलन संगम, तो वो धीरे धीरे टॉपिक है, फिर वो याद ही नहीं रह पाएगा आपको। इसलिए इतना याद रखना है। अगर चंबल देखो, ये जो आपके सामने मैंने कल बताया था आपको, ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है राजस्थान और मध्य प्रदेश की। यहाँ पार्वती भी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, मात्र 18 किलोमीटर सीमा है वो बनाती है राजस्थान और मध्य प्रदेश की। तो चंबल का नहीं आया, एक राजस्थान और मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अगर चंबल ऑप्शन में नहीं आता तो उत्तर क्या आ जाएगा? पार्वती। ये भी ध्यान रख लेना कि अगर क्रम पूछे कि भाई क्रमानुसार बताइए पूर्व से पश्चिम की ओर, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैप के आधार पर पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पूर्व में कौन सी नदी है? पार्वती। फिर उसके बाद में क्रम वाइज हम आते हैं आगे। फिर देखिए, पार्वती के बाद में फिर अगली नदी है वो है इस प्रकार से, ये है काली सिंध नदी। ये तो पार्वती होगी। फिर हम पढ़ रहे हैं, ये है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी, काली सिंध नदी ये बागली गांव के पहाड़ियों से निकलती है। बागली गांव मध्य प्रदेश से निकलती है, एमपी से। और फिर ये झालावाड़ जिला है और फिर ये बारा है और कोटा है। कोटा के नोनेरा गांव में, यहाँ नोनेरा गांव है, ये नोनेरा गांव में ये किस में विलीन हो जाती है? चंबल नदी में। तो इस प्रकार से आपको याद रखना, सिर्फ काली सिंध नदी इतना याद रखना है कि काली सिंध बागली गांव के पहाड़ी से निकल के नोनेरा गांव चंबल में इसमें मिल जाती है। लेकिन काली सिंध पर प्रश्न आता क्या है वो देखते हैं। देखिए, काली सिंध की एक सहायक नदी है जिसका नाम है आहू। आहू नदी है वो काली सिंध की सहायक नदी। जहाँ आहू और काली सिंध नदी मिलती है आपस में, वहां पर झालावाड़ में एक किला है जिसका नाम है गागरोन का किला। क्या नाम है? गागरोन। ये है गागरोन का किला, गागरोन का किला। ध्यान रहे, गागरोन का किला झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ में है। तो ये जल दुर्ग है। जल दुर्ग को चाणक्य ने ओदक दुर्ग भी बताया। ओदक या जल श्रेणी का दुर्ग, जल या ओदक, क्योंकि ये इसके चारों तरफ पानी है, अर्थात ये नदी के चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसके प्रकार कई बार पूछते हैं गागरोन का किला है वो कौन सी दो नदियों के संगम पर है, तो वो ध्यान है आहू और काली सिंध। बस ये प्रश्न आता है। उसके बाद में एक और बनता है इस पर, और वो है एक नदी और आती है, ये है परवन नदी। परवन 12 में बहती है, परवन है परवन। अब देखिए, आपकी समस्या आती रहेगी क्योंकि ये भट जाएगी नदियाँ। यहाँ थोड़ा सा क्या ना, मतलब ज़्यादा नदियाँ दिखेंगी आपको। तो परवन किसकी सहायक नदी है? परवन भी काली सिंध की सहायक नदी है, आहू भी काली सिंध की नदी सहायक नदी। लेकिन परवन पर प्रश्न आता है, वो 12 में परवन नदी पर एक
ये अभयारण्य है, शेरगढ़ अभयारण्य, नाम सुना कभी आपको? शेरगढ़ अभयारण्य, ये प्रश्न पूछ लेते हैं। शेरगढ़ अभयारण्य है वो अभयारण्य ये किस नदी पर है? परवन नदी पर, 12 जगह है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने है पार्वती, फिर उसके बाद में ये परवन होगी काली सिंध की सहायक नदी, और आहू है ये भी काली सिंध की सहायक नदी है, और भी है बहुत सारी। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे पार्वती की सहायक नदी है वो है अंधेरी, बेंतली, बारामी है, लाहसी। ऐसे ही परवन की भी सहायक नदी है उजाड़। तो कहने का अर्थ है इन नदियों की सहायक नदियाँ और सहायक नदियाँ बताता रहूँगा तो आपको सारा मिक्स हो जाएगा। तो लेकिन 3 या 4 बताई मैंने, पार्वती नदी, फिर इसके बाद में परवन नदी, परवन किसमें मिल गई? काली सिंध में, काली सिंध सीधी मिल गई किसमें? चंबल में, और आहू ये मिल गई काली सिंध में। बस इतना ही ज़्यादा, नहीं तो फिर ज़्यादा ये मतलब कहें तो एक तरह से जाल बन जाएगा। अब एक बात करते हैं इसकी बाईं तरफ से कौन कौन सहायक नदी है। तो ये भी एक मध्य प्रदेश से निकल के, और ये चित्तौड़गढ़ से और थोड़ा प्रतापगढ़ से बहती हुई ये ब्राह्मणी नदी है। कौन सी? ब्राह्मणी। कल बताया था मैंने आपको, ब्राह्मणी और चंबल के संगम पर चूलिया जलप्रपात बनता है। कौन सा जलप्रपात? चूलिया। एक बूंदी की तरफ से ऊपर माल के पहाड़ी से निकल के एक मेज नदी निकलती है, मेज नदी, ये भी किस में मिल जाती है? मेज नदी चंबल में मिल जाती है। तो मेज नदी, फिर मेज की सहायक नदी है कोई घोड़ा पछाड़, ठीक है। इस प्रकार से नदियों का कोई जाल बनता जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता, मैं मुख्य बताना चाहता हूँ। अब आपके थोड़ा समझ में आएगा। वो इधर से पार्वती सबसे पूर्व में है, फिर उसके बाद में परवन है, फिर ये काली सिंध है, आहू है, ब्राह्मणी है, मेज है। इन नदियों का पानी कहाँ जा रहा है आपको यही समझना है। ये चंबल में जा रहा है, चंबल का पानी बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। कई बार प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि कौन सी नदी का पानी है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता, तो इन सभी का नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ये याद रखना है आपको। फिर आगे इसके बाद में बात करते हैं, ये चंबल की एक सहायक नदी है वो है बनास। कौन सी है? बनास। इस पर प्रश्न आता है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है, ध्यान रहे। राजस्थान की सबसे लंबी और बड़ी नदी है वो चंबल है, ठीक है। लेकिन अब बनास पर जो प्रश्न बनेंगे वो समझना पड़ेगा। तो बनास कहाँ से निकलती है? बनास निकलती है, ये राजसमंद जिला है, मान लीजिए राजसमंद जिला है, ठीक है। तो बनास जहाँ से उद्गम होता है, उद्गम लिख रहा हूँ आपको, ये उद्गम, पहले बनास से, यहाँ बनास पढ़ लेते हैं, बनास नदी। आज गर्मी बहुत ज़बरदस्त है, पसीने आते हैं, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और जब मेरे को ही अब मैं गर्मी से ही नहीं परेशान हो रहा हूँ, तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि जब मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आप अपने जीवन के लिए तो कुछ कर ही सकते हैं, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। मैंने तो मेरी मुकाम हासिल कर लिए हैं। तो जितने भी अपने स्कूल के बच्चे हैं या प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले हैं, मैं आपके लिए लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि कोई दिन मिस न हो। बनास नदी के बारे में बात करता हूँ। देखिए उद्गम की बात करूँ, उद्गम, तो उद्गम है इसका भैरव का मठ। कौन सा है? भैरव का मठ। ये भैरव का मठ है कहाँ? तो ये भैरव का मठ है, ध्यान रहे, थोड़ा सा इतना अपने को थोड़ा सा हल्का से याद रखना है, और वो है खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ हैं किस जिले में? तो मैंने बताया राजसमंद। कौन से जिले में? राजसमंद। तो ध्यान रहे, भैरव के मठ, खमनोर के पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है। ये बनास नदी यहाँ से निकल गई, मैंने ये इसको हटा देता हूँ, आपको वैसे समझा देता हूँ। ये भैरव का मठ है, यहाँ पर खमनोर की पहाड़ी होगी, ठीक है। यहाँ से बनास नदी निकली। बनास नदी है, इसका अगर उपनाम पूछा जाए, उपनाम, तो इसका नाम वर्णासा। क्या है? वर्णासा। वर्णासा नहीं आए तो इसको हम कह सकते हैं वन की आशा। कौन सी नदी का उपनाम है वो? वन की आशा है या वर्णासा है? तो बताएंगे आप, बनास नदी इसका उपनाम। जैसे चंबल है उसका उपनाम बताया मैंने, कामधेनु, बारहमासी। इसी प्रकार से बनास नदी का उद्गम है वो भैरव का मठ से होता है, जिसका उपनाम हो गया वर्णासा या वन की आशा। ये वैसे संबंधित है दोनों इसके उपनाम। दूसरा इसका उपनाम है वशिष्ठी। वशिष्ठी पूछ ले, ये गुरु वशिष्ठ भी रहे हैं इसी नाम पर। तो वशिष्ठी नदी किसको कहा गया है? बनास नदी को कहा गया है। बनास नदी है, राजसमंद से निकलती है। फिर उसके बाद में इस पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो बनता है एक, इस पर बहुत बड़ा बांध है, वो बार बार पूछा जाता है, बिसलपुर बांध। अगर आपने बिसलपुर बांध नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। ये मान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण बांध है, और ये पूछा जाता है किस जिले में है? तो टोंक जिले में। बिसलपुर बांध कौन से जिले में है? टोंक में है। ये ध्यान रहे, ये कौन सी नदी पर है पूछे तो बनास नदी पर, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न बनता है इस पर, बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध है ये
टोंक जिले में है। ये बार बार पूछा जाता है किस जिले में है, तो टोंक जिले में है। और ये राज्य का, ध्यान रहे, पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध माना गया है। इससे है ना पानी की आपूर्ति जयपुर है, ये मान लीजिए अपने कहें तो ब्यावर, किशनगढ़, अजमेर, फिर पूरा टोंक हो गया, उसके बाद में अपने सांबर है, नागौर तक इसका पानी ले जाने की पूरी ये प्रक्रिया बनाई जा रही है। तो ध्यान रहे, बड़े बड़े शहर हैं जयपुर वगैरह, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, इनको पेयजल की आपूर्ति कौन सा बांध करता है, तो बिशलपुर बांध। इसलिए बार बार आता है बिशलपुर बांध कौन से जिले में, टोंक में। किस नदी पर है, बनास नदी पर। इसके बाद में आगे बात करते हैं, इस पर क्या प्रश्न बनते हैं। देखिए, एक इस पर त्रिवेणी संगम बनता है। क्या बनता है, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम ये बीगोद भीलवाड़ा है ना, बीगोद भीलवाड़ा, वहां बनता है त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी नदियां हैं, नंबर 1 बनास, दूसरी है बेड़च और तीसरी है मेनाल। बनास, बेड़च, मेनाल, 3 नदियां जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है, त्रिवेणी संगम बनता है। मैं एक बार इसमें थोड़ा सा अपने ये शाही डाल लेता हूँ, तो एक बार स्टॉपेज लेंगे इसमें। हाँ, तो देखिए इसमें 3 नदियां हैं, बनास, बेड़च और मेनाल। देखिए बनास तो मैंने बताई दी आपको। यहाँ से फिर एक नदी और बताता हूँ आपको, इसको एक बार मिटा रहा हूँ क्योंकि इधर आपके ये सारी ये इस मैप में नहीं आ सकती, इसलिए मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। देखिए बेड़च नदी है, ये बेड़च नदी यहाँ से निकलती है इस प्रकार से, ये होगी बेड़च। और फिर एक आती मेनाल नदी, ये चित्तौड़गढ़ की तरफ से आती है। तो तीनों नदियाँ एक साथ मिल गई, ये हो गया बीगोद। कौन सा हो गया, बीगोद। ये क्या बना, त्रिवेणी संगम। देखिए आपके सामने त्रिवेणी संगम, बीगोद भीलवाड़ा में, बनास, बेड़च और मेनाल। ये बेड़च होगी, ये मेनाल होगी और ये बनास होगी, तीनों का त्रिवेणी संगम बन गया है यहाँ। यही प्रश्न महत्वपूर्ण है इसमें। इसके बाद बनास पर क्या प्रश्न बनता है, अगला देखना नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, पूछ लें, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बताएंगे आप बनास। और लंबी के बाद में बड़ी पूछा जाए तो उत्तर भी क्या हो जाएगा, बनास। बड़ी पूछे, लंबी पूछे, पर पूर्णतः शब्द आना चाहिए। ध्यान रहे, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी और बड़ी नदी कौन सी है, बनास। अगर सीधा आ जाए, पूर्णतः ना आए, राजस्थान की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी, तो उत्तर होगा चंबल। बस इतना ही अंतर है। वैसे कई बार पूछते हैं अपवा तंत्र, यानी कि पानी का जो अपवा क्षेत्र है, अर्थात पानी का जो जहाँ से पानी लाती है जितनी भूमि से, उसकी बात करूं तो राजस्थान की कौन सी नदी है जिसका सबसे बड़ा अपवा तंत्र है, तो उसका उत्तर है बनास। सबसे बड़ा अपवा तंत्र बनास का है। फिर उसके बाद में दूसरा नंबर लूनी का बनेगा, तीसरा नंबर आता है चंबल का, क्योंकि चंबल तो राजस्थान में 135 किलोमीटर में बहती है। इसलिए अपवा क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बनास। ये भी हम कह सकते हैं राजस्थान में अपवा क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बनास हो जाएगा। ध्यान रहे, एक राजस्थान को बीचों बीच से 2 भागों में, उत्तर दक्षिण यानी 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है, तो उत्तर हो जाएगा बनास। राजस्थान को उत्तर दक्षिण 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी, तो उत्तर होगा बनास नदी। और अरावली पर्वत देखो इस प्रकार से बहती है, अरावली पर्वत को भी 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी होगी, बनास नदी। कई प्रश्न बनते हैं बनास नदी के, तो आपके समझ में आ गया होगा। अब बनास नदी ये रामेश्वरम में, देखिए बनास नदी है वो चंबल में मिल गई। कहाँ से मिल, कहाँ मिल गई, चंबल नदी में। तो प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला मैं इसी में बात कर सकता हूँ, इसी में कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बनास। क्योंकि चंबल की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। देखो आपने बताया पार्वती, परवन, ये काली सिंध, आहू, ब्राह्मणी, मेज, फिर उसके बाद में आ गया जाएगा बनास, सीप, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बनास सबसे बड़ी सहायक नदी। देखिए इसका प्रकार से, तो बनास का अगला प्रश्न है, बनास है, इसकी 480 किलोमीटर लंबाई है। ध्यान रहे
ये पूर्णतः राजस्थान भरने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। और आगे सारे प्रश्न बता दिए। तो यहाँ त्रिवेणी संगम और बनता है, चंबल पर त्रिवेणी संगम देखिए कहाँ बनता है, सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में। रामेश्वरम ये कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वरम में चंबल, देखिए चंबल होगी, ये बनास होगी, ठीक है, इधर बनास, फिर ऊपर से आती सीप। चंबल, बनास और सीप तीन नदियों का त्रिवेणी संगम है, वो रामेश्वरम में होता है। ऐसे ही ध्यान रहे, अगर पूछ लिया जाए बनास पर त्रिवेणी संगम तो बनास पर बनता है बीगोद भीलवाड़ा में। तो बीगोद में बनास, बेड़च और मेनाल तीन नदियों का त्रिवेणी संगम है, वो बीगोद भीलवाड़ा में बनता है। तो आपके दो त्रिवेणी संगम समझ में आगे होंगे, आगे भी बताएंगे आपको। तो ये इस प्रकार से बनास नदी का प्रश्न क्लियर हो गया है। अब ये इसकी सहायक नदियाँ हैं बनास की, उसकी बात करेंगे अब आगे। तो बनास को हटाते हैं, बनास समझ में आगे होगी। बनास का तो उद्गम कहाँ से हो गया, देखिए खमनौर की पहाड़ी मान लीजिए, खमनौर, भैरव का मठ है खमनौर की पहाड़ी। अब उसके बाद में बनास की सहायक नदी देखिए ये है ना, ये बेड़च है, ये गोगुंदा पड़ता है उदयपुर में। कहाँ पड़ता है, उदयपुर में। देखिए जहाँ महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 1572 में, वहाँ गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है बेड़च नदी और फिर ये आगे उदयपुर में बहती है। और उदयपुर में ही ये एक उदय सागर झील है। कौन सी, उदय सागर झील है, झीलों का शहर आपको पता ही उदयपुर है। उदय सागर झील है, महाराणा उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। उससे पहले इसका नाम क्या होता है पता आपको, इसका मूल नाम है बेड़च का। बेड़च का उद्गम तो क्या बताया मैंने आपको, गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां, बेड़च नदी का। और बेड़च नदी है ये उदय सागर झील। उदय सागर झील कहाँ है, उदय सागर झील उदयपुर में, उदयपुर में। इसमें गिरने के बाद, उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम क्या पड़ता है, बेड़च पड़ता है। तो इसका मतलब मूल नाम क्या है, मूल नाम है आयड़, आयड़ नदी मूल नाम क्या है इसका, आयड़ नदी है, वो गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है और उदय सागर झील में गिरने के बाद में ये बेड़च हो जाती है। तो ध्यान रहे आयड़ या बेड़च है, ये इसी एक ही नदी का नाम है। और फिर ये ध्यान रहे बेड़च नदी आगे बढ़ती है और चित्तौड़गढ़ जिले में इसके ऊपर एक बांध है, चित्तौड़ जिले में घोसुंडी बांध है, घोसुंडी बांध। वो कौन से जिले पर है, कौन सी नदी पर है, तो बेड़च नदी पर। इसके बाद में मेनाल है, ये चित्तौड़गढ़ से होती हुई, चित्तौड़गढ़ से निकल करके परमाल के पठार क्षेत्र से निकल करके चित्तौड़गढ़ खुद है ना, जो कहे तो चित्तौड़गढ़ किला वो मेनाल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और इसके बाद आगे बढ़ती हुई ये त्रिवेणी संगम बनाते हैं। तो बनास, बेड़च, मेनाल समझ में आ गया होगा। मेनाल नदी पर एक जलप्रपात बनता है, कौन सा, मेनाल जलप्रपात, मेनाल जल प्रपात। ये मेनाल जलप्रपात है, ये ध्यान रहे भीलवाड़ा में। कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, मेनाल नदी पर। ये राजस्थान का सबसे कहें तो ऊंचा जलप्रपात यही है, मेनाल जलप्रपात, लगभग 72 मीटर ऊंचा ये जलप्रपात है। इसके बाद में बात करते हैं बनास नदी की अन्य सहायक नदियाँ। तो ध्यान रखना, इसको अच्छी तरह समझ रहा है। मैं थोड़ा सा एक बार मिटा रहा हूँ, बनास की बेड़च सहायक नदी होगी, मेनाल होगी। एक बार ये हटाने के बाद में समझ में आएगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगी नदियाँ एक साथ, ठीक है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं। बेड़च पढ़ रहे हैं हम, तो बेड़च मैंने आपको बता दी कहाँ से निकली, कहाँ से निकली। ये तो चंबल होगी, देखिए ये यमुना में मिल गई, फिर से समझते हैं। ये चंबल, एक बताइए मैंने आपको अंतर्राज्यीय सीमा बनाती हुई ये कौन सी, पार्वती, सबसे पूर्व में कौन सी है, पार्वती। फिर मैंने बताइए काली सिंध, कौन सी, काली सिंध नदी, इसकी सहायक नदी। फिर काली सिंध की एक आहू बताई आपको मैंने। फिर एक परवन नदी बताइए आपको, परवन नदी। फिर इधर से भेज नदी बताइए आपको। फिर एक ब्राह्मणी नदी बताइए आपको, जहाँ चुलिया जलप्रपात बनता है, ब्राह्मणी नदी। ये सारी सहायक नदियाँ किसकी है, चंबल की सहायक नदी। और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, मैंने बताया आपको, बनास नदी। और इसके बाद में बात करते हैं आगे बनास नदी की जो सहायक नदियाँ हैं। एक बताई मैंने आपको बेड़च नदी,
जिसको आयड कहते हैं। फिर एक बताई मैंने आपको मेनाल नदी, यहाँ त्रिवेणी संगम बना बीगोद के निकट, और एक त्रिवेणी संगम यहाँ चंबल, बनास और सीप का बना। ये रामेश्वरम है, रामेश्वरम। अब देखिए इसकी बात करूं मैं आपको बनास की, तो बनास की अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी देखते हैं। एक यहाँ से आती है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है, राजसमंद जिले में निकली कौन सी, बनास नदी, ये बनास है। और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है कोठारी नदी, बहुत महत्वपूर्ण है कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम देखते हैं, कोठारी नदी, कोठारी नदी उद्गम है, उद्गम पूछते हैं भाई, दिवेर की पहाड़ियां, दिवेर की पहाड़ियां, ये कौन से जिले में है, राजसमंद में है। तो ध्यान रहे, राजसमंद से बनास निकली थी, राजसमंद से ही कोठारी निकली, और राजसमंद से एक नदी और निकालेंगे, तीनों निकालेंगे तो दिवेर, यानी कोठा है, कोठा कमरा होता है, कोठे के चारों तरफ दीवार होती है, जोड़ दो आप कि कहें तो कोठारी नदी है, दीवारों से निकलते हैं, दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद में है, ठीक है ना, वही हल्दी घाटी वाले क्षेत्र में है। तो इस पर कोठारी नदी पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो है मेजा बांध। कौन सा है, मेजा बांध। अगर आपने मेजा बांध नहीं याद किया तो ध्यान में महत्वपूर्ण है। मेजा बांध भीलवाड़ा की एक तरह से जीवन रेखा कहलाती है। मेजा बांध की पाल है, उसके बहुत नीचे ना बड़ा एक ग्रीन पार्क बना रखा है, ग्रीन माउंट पार्क, तो वो मेजा बांध पर है भीलवाड़ा में। तो मेजा बांध है वो कौन सी नदी पर आपको याद रखना है, तो मेजा बांध है कोठारी नदी पर। मेजा बांध कौन से जिले में, भीलवाड़ा में है। ऐसे जैसे मैंने बताया था बनास नदी पर कौन सा, बिशलपुर, बिशलपुर को नहीं भूलना है, और मेजा बांध का भी नहीं भूलना है, ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण है। इसके बाद में एक सहायक नदी और बताता हूँ आपको, किसकी, इसी बनास की, और वो खारी नदी। इसको यहाँ मिटाना पड़ेगा क्योंकि फिर ये आपकी समझ में नहीं आएगा। मेजा बांध तो आपको मैंने बताई दी आपको, ठीक है। ये है खारी नदी, खारी। ये टोंक में एक राजमहल है, राजमहल। तो यहां पर बनास, खारी और डाई, डाई तीन नदियां मिली है। देखिए बनास, खारी और डाई, ये त्रिवेणी संगम बन गया भाई। कौन सा संगम, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम एक तो रामेश्वरम बताया, चंबल, बनास और सीप नदी का ध्यान रहे, ठीक है। और एक बताया मैंने आपको बनास, बेड़च और मेनाल का बीगोद में भीलवाड़ा में, यानी एक तो बना सवाई माधोपुर में, एक भीलवाड़ा में, और एक बना है यहाँ पर टोंक जिले में। राजमहल कहाँ है, राजमहल में, राजमहल जहाँ तांबड़ा है, रक्तमणि निकलता है, एक वो खनिज है वहाँ निकलता है, तो उसके पास में, राजमहल के पास में टोंक में ये त्रिवेणी संगम बनता है। तो तीन त्रिवेणी संगम मैंने बता दिया आपको, यानी दो तो यहाँ पर बनास नदी पर बने, और तीसरा चंबल पर बना, और चौथा बनेंगे, चार त्रिवेणी संगम बनेंगे। एक और बताऊंगा आपको माई नदी पर बाद में, तो ये समझ में आ गया आपको। तो खारी नदी पर खारी बांध है, खारी बांध वो है अजमेर में। कौन से जिले में है, अजमेर में। खारी बांध, सॉरी, खारी बांध है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है, भीलवाड़ा। तो खारी बांध भीलवाड़ा में, एक मैंने बताया कोठारी नदी पर मेजा बांध भीलवाड़ा में, और एक बताया मैंने आपको बनास नदी पर बिशलपुर बांध। ये याद रखने बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में एक चैनपुरा की पहाड़ियों से निकलती है एक नदी, और मोरेल नदी का नाम सुना होगा आपने, मोरेल, जयपुर की चैनपुरा की पहाड़ी से निकल करके और सवाई माधोपुर से होती हुई चंबल में मिल जाती है मोरेल नदी, ठीक है ना। तो मोरेल नदी है, इस पर है मोरेल बांध है। मोरेल बांध है वो कहाँ है, सवाई माधोपुर में, ध्यान रहे, मोरेल नदी पर मोरेल बांध है। एक मैंने बताया ढूंढाड़ क्षेत्र, जयपुर है ना, जयपुर में, जयपुर से निकलती ढूंढ नदी। तो ढूंढ नदी है वो किसकी सहायक नदी है, ढूंढ नदी। ढूंढ नदी है मोरेल की, मोरेल सहायक, बनास, क्योंकि बनास चंबल की सहायक नदी भी होगी। तो इस प्रकार से मोरेल, ढूंढ है, डाई है, खारी है, ये कोठारी है, बनास है, बेड़च, मेनाल, इन सब का पानी, जितनी भी नदियां बताई, इन सब का पानी कहाँ जा रहा है, यानी कि यमुना में। और यमुना का पानी बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो ये नदियों, इन नदियों का पानी कहाँ जा रहा है, सभी का, ये जा रहा है बंगाल की खाड़ी में। अब बात करते हैं दूसरी एक नदी और महत्वपूर्ण है, जो पहले बंगाल, इसमें यमुना नदी में मिला करती थी, उस नदी के बारे में बात करते हैं। ध्यान रहे, एक नदी यहाँ से सीधी निकलती है, जिसका नाम है बाण गंगा। नाम सुना कभी आपने, बाण गंगा। बाण गंगा नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से, बैराट की पहाड़ियों।
बैराट की पहाड़ियाँ हैं कहाँ? जयपुर में है। यहाँ बात करते हैं बाणगंगा की। बाणगंगा उद्गम, तो उद्गम हो गया इसका बैराट। बैराट विराटनगर का प्राचीन नाम है। आपको मैंने बताया था कि विराटनगर है, ये जयपुर में है। और कहीं तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी पहले। तो बैराट की पहाड़ियाँ, ये उद्गम हो गया इसका। अब बाणगंगा, किसका नाम बाणगंगा क्यों पड़ा? तो ध्यान रहे, जब ये महाभारत में पांडव थे, पांडवों को ये वनवास मिला था, 12 वर्ष कठोर वनवास, और उसके साथ में 1 साल 13वां वर्ष है वो अज्ञातवास की। अगर आप दिखाई देंगे अंतिम वर्ष में तो आपको फिर से 12 वर्ष का वनवास काटना पड़ेगा। तो इसलिए वो 13वें वर्ष में जब वो अज्ञातवास काटने के लिए आए थे, कौन? कौरवों से बचने के लिए पांडव, तो वो यहाँ जयपुर में आ गए। फिर जयपुर में यहाँ पानी का अभाव था, यानी पानी पीने के लिए नहीं मिला। तो कहते हैं अर्जुन ने इस पहाड़ी पर तीर मारा था और उसके बाण से निकली हुई नदी होगी बाणगंगा। कौन सी होगी? बाणगंगा। तो इसका उपनाम पूछे आपसे, उपनाम, तो ये हो गया अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा, क्योंकि अर्जुन के बाण से निकली, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? अर्जुन की गंगा। कहाँ से निकली? बैराट की पहाड़ियों से। ठीक है ना? तो ध्यान रहे। इसके बाद में बाणगंगा नदी है वो सीधी कहाँ मिलती थी? यमुना में। तो ये प्रश्न भी आया हुआ है कि चंबल के बाद में सीधी यमुना में मिलने वाली, यमुना में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा बाणगंगा। बाणगंगा। ध्यान रहे, आजकल बरसात कम होती है, इसलिए ये नदी है ये यमुना तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि पहले यमुना में फतेहाबाद था, फतेहाबाद यूपी में। तो वहाँ ये बाणगंगा सीधी किसको मिल जाती थी? यमुना नदी में। हाँ बेटा, हाँ खेल बेटा। तो और ऐसे ही इटावा में मिलती थी कौन सी नदी? चंबल नदी। इटावा में, यूपी में। किसमें? यमुना नदी में। तो यमुना की 2 सहायक नदी हो गई, एक बाणगंगा और एक चंबल। लेकिन ध्यान रहे, बाणगंगा नदी है अब वर्तमान में वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, यानी बीच में विलीन हो जाती है। ये आंतरिक प्रवाह की नदी बन गई है, लेकिन फिर भी हम इसको दोनों दृष्टि से याद रखेंगे, आंतरिक प्रवाह की भी और ये बंगाल खाड़ी भी। अगर बरसात ज़्यादा होगी तो बंगाल खाड़ी में चला जाएगा पानी, तो इसलिए बीच में विलीन हो जाती है। इसलिए इसको बीच में विलीन होना, यानी जहाँ अपना मूल स्थान था उसको छोड़ देना, पहले ही रुक जाना, उसको बोलते हैं रुंडित। क्या बोलते हैं? रुंडित। रुंडित बोलते हैं इसको। तो पूछ ले, रुंडित नदी या रुंडित नदी किसको कहा गया? तो रुंडित नदी बताएंगे आप, बाणगंगा। ध्यान में बहुत महत्व बार बार आने लग गया है कि बाणगंगा का उपनाम क्या है? तो रुंडित भी है, और ये दूसरा नाम अर्जुन की गंगा भी है। और बाण गंगा नदी है, इसके ऊपर ध्यान रहे। अगर बात करूं, ये तो ये 7 जिलों में बहती है। वैसे कुछ भाग इसका सीकर से भी निकलता है पानी, इसका सीकर क्षेत्र से भी आता है। तो जयपुर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली से होता हुआ और फिर आगे चली जाती है इस प्रकार से। तो बाणगंगा है, ये ध्यान रख लेना, बड़ी महत्वपूर्ण है। बस इतना ही प्रश्न पूछते हैं बाणगंगा के बारे में, ये रुंडित या सीधी मिलने वाली इसमें, और कहाँ से निकलती है। और आगे की बात करते हैं, एक नदी और है, वो है रूपारेल नदी। कौन सी? रूपारेल। ये रूपारेल नदी, ये उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं, उदयनाथ की पहाड़ियाँ ये अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। इसका नाम है रूपारेल। रूपारेल पूछ ले, अलवर और भरतपुर दोनों जिलों से बहने वाली नदी कौन सी है? तो रूपारेल नदी। थोड़ा ध्यान रख लेना, रूपारेल नदी। वैसे तो आंतरिक प्रवाह की नदी है, आगे नहीं जाता, लेकिन बता रहा हूँ एक छत्र से संबंधित ये। इस प्रकार से ये बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ मैंने आपको बता दी है। ऐसे छोटी छोटी और भी नदियाँ हैं, जैसे काली सिंध नदी है। काली सिंध तो ये है, झालावाड़ में बहती है, और काली सिंध ये करौली और सवाई माधोपुर में बहती है। ध्यान रहे। तो एक गंभीरी नदी और भी है, मैं बताऊँ आपको। तो गंभीरी नदी संबंधित बाद में करौली में बताएंगे, क्योंकि अभी उसके ऊपर कुछ बांध वगैरह आएंगे तो बताएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये बता दिया गया है मैंने। अब टाइम कम है थोड़ा सा, रात्रिकालीन ड्यूटी मुझे जाना है अभी। मैं तो जल्दबाजी में मैंने सोचा कि 1 आध घंटा का टॉपिक देख के छात्रों को चला जाता हूँ, तो वो थोड़ा बहुत डेली हम एजुकेशन में लगे रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।